मैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट के लिए लेकर आया हूँ कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेसिस, क्योंकि एनसीईआरटी से ही 75 to 83 क्वेश्चन हर साल नीट में आता है। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप फुल तक वीडियो देखें और देखें आपका किस तरीके से सारा डाउट और किस तरीके से चैप्टर पूरा क्लियर होता है। और मैं अपने अगले सेशन से इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है सबके मॉड्यूल्स और सबके मटेरियल्स मिला के बहुत ही डिटेल्स पे हर चैप्टर्स का वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए नीट के लिए यही वीडियो देखें और एनसीईआरटी अपना क्लियर कीजिए। जो भी बच्चे अगर पढ़े भी नहीं है तो एक बार ये वीडियो देख ले और इसको रख ले तो वो जरूर नीट में कर पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ब्लड। एवरीवन नो कि ब्लड जो है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, और जो ब्लड है वो कंपोज करता है 2 एलिमेंट्स का। नंबर 1 है प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% कवर करता है। नंबर 2 है जो फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% ब्लड का कंपोज करता है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा स्ट्रो कलर होता है और विस्कस फ्लूइड होता है, शायद लिक्विडी टाइप। आउट ऑफ दिस प्लाज्मा जो है उसमें 90 to 92% वाटर होता है और बाकी 6 से 8% जो होता है वो प्रोटीन। मेनली 3 प्रोटीन, उस 3 प्रोटीन का हमें फंक्शन देखना है। बार बार एंट्रेंस में पूछा जाता है, जैसे द प्रोटीन्स आर फाइब्रिनोजेन, दिस प्रोटीन इज हेल्प इन clotting. Next protein come to globulin. This protein helps in defense mechanism in our body, and albumin proteins present in plasma is help for osmotic balance in our body. Now, अगर हम इस प्रोटीन में से अगर हम फाइब्रिनोजेन हटा दे तो इस प्लाज्मा को हम सेरम कहेंगे। That is serum is plasma without clotting factor. Okay? Now let's move to formed element. जो blood का formed element 45% consist करता है. Let's study about that. Formed element consists of 3 types: RBC, red blood cell, also known as erythrocyte; white blood cell, also known as leukocyte; and platelets, also known as thrombocyte. अब हम देखते हैं RBC के बारे में। इन तीनों में से सबसे अबंडेंट RBC है, which is 5 to 5.5 million milliliter per cubic, and this RBC is mainly formed in red bone marrow and it is devoid of nucleus. RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और आरबीसी जो है वो रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि वहां हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ठीक है, और 100 ml ऑफ ब्लड में 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, विच इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, वन इज ग्रेनुलोसाइट, अनदर इज एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि वहां ग्रेन्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट कलर डाई को स्टेन करते हैं। ओके, नाउ ग्रेनुलोसाइट आर ऑफ 3 टाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अंदर क्या सिक्रेशन करता है, क्या फंक्शन करता है, बहुत ही एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे चीज को मैंने निकाल कर रख दिया है। अगले सारे टॉपिक को आप इसी तरह देखिए तो आपका सारा नोट्स ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, आप सिर्फ एक बार देखिए और मैं काफी ट्रिक्स दूंगा जिसके वजह से आपको याद भी रहेगा। ग्रेनुलोसाइट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3, याद रखिएगा, बेन, BEN, बेन, बेसोफिल ई से, ईओसिनोफिल एन से न्यूट्रोफिल। ओके, अब ये पहला है तो यहाँ एक ही न्यूक्लियस होगा, ये 2 है तो यहाँ बाइलोब न्यूक्लियस होगा, और ये एन थर्ड में है तो यहाँ ट्राइलोब न्यूक्लियस होगा, डेट इज मल्टीलोब। ये सबसे पहला बी है तो ये क्या होगा, यहाँ सबसे कम कंपोजिशन होगा। ई है जो कि 2 to 3% होगा, मतलब उससे ज्यादा, और एन है जो थर्ड में है तो उससे भी ज्यादा होगा, विच इज हाईएस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, डेट इज 60 to 65%. So let's see the function of basophil. Basophil जो है वो सिक्रेट करेगा सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हेपारिन, एंड हेपारिन इज आल्सो एंटीकोगुलेंट। ओके, और बेसोफिल ये सब सिक्रेट करके इसका मेन फंक्शन होगा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। नेक्स्ट आता है ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल जो होगा वो एलर्जी रिएक्शन के साथ एसोसिएट रहेगा। एलर्जी रिएक्शन कहते हैं हमें डायरेक्ट ईओसिनोफिल एंट्रेंस में करना है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल जो सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट में प्रेजेंट है, ये फेगोसाइट है। ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया है तो न्यूट्रोफिल का अगर कुछ कैसे खा देगा फेगोसाइटिक से। ओके, और इसका न्यूक्लियस मल्टीलोब होता है, इसका बाइलोब होता है, मैंने कहा ये। अब नेक्स्ट हम आता है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट होता है 2 टाइप्स का, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जब हम इम्यून सिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहां इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और अच्छे से। And this lymphocyte consists of 20 to 25% and it is mainly responsible for immune response. एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अब अगले हम जाते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट सेल में न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटिक सेल है, कोई भी वायरस व बैक्टीरिया को वो खा जाता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और जो मोनोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस है वो
न्यूक्लियस जो सेल का 80% कवर करके रख देता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हम क्या कहते हैं, इस सारे ब्लड सेल का एनसीईआरटी में फिगर देके रखा है, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट हम प्लेटलेट्स, थर्ड पार्ट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये मेगाकार्डियन से स्मॉल स्मॉल टूट के बनता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेटलेट का मेन फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ब्लड जो हमारा कटता है तो ब्लड निकलता है, ब्लड को रोकने में जो फैक्टर्स होता है वो रिलीज होता है प्लेटलेट से। और सिंस प्लेटलेट ब्लड फैक्टर को रोकने के लिए रिलीज करता है क्लोटिंग फैक्टर, अगर प्लेटलेट शरीर में कम रहा तो क्लोटिंग फैक्टर निकलेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड ज्यादा निकलेगा, इसलिए उस समय हमारे अंदर ब्लडिंग डिसऑर्डर होता है। अगर प्रोटीन प्लेटलेट लेस होता है तो क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में अगर हम देखें तो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, दैट हैज बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन। एंटीजन वो होता है जिसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। आरबीसी के सरफेस में अलग अलग एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस में हम लोगों का ब्लड ग्रुप क्लासिफाई किया जाता है। अगर हमारे आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट रहा तो हम उसे कहेंगे एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप, सॉरी नॉट एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस में बी एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंट आता है उसे कहेंगे हम बी एंटीबॉडी। और जिस आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट रहा उस आरबीसी के प्लाज्मा में उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, दैट इज एंटी बी। और जिस आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा उसके प्लाज्मा में उसके ऑपोजिट का एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, एंटी ए। अगर यहाँ एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहा तो वो एंटीजन बी को तो डिस्ट्रॉय कर ही देगा, ठीक है। और आरबीसी का सरफेस में अगर दोनों एंटीजन ए और बी प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर आरबीसी के सरफेस में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो उसी को हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और उसके प्लाज्मा में सिंस एंटीजन है नहीं तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। अब हम देखते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। वो क्या है, हमारे ब्लड में अगर और एक आरबीसी में अगर और एक एंटीजन जिसे हम कहते हैं आरएच, रेसस मंकी में सबसे पहले फाउंड किया था, आरएच एंटीजन अगर रहा तो हम इसे कहेंगे ए पॉजिटिव। और अगर आरएच नहीं रहा तो उसे हम कहेंगे ए नेगेटिव। सिमिलरली सबके लिए वही है, इफ आरएच प्रेजेंट दिस आरएच पॉजिटिव व्हिच इज नॉट, जिसे हम ए पॉजिटिव कहेंगे, अगर नहीं है तो आरएच नेगेटिव जिसे हम ए नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। और इसमें से हमारा ए भी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसका पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है तो ए ब्लड ग्रुप से लगेगा तो ए एंटीजन है, पर यहाँ कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो इसको कोई डिस्ट्रॉय करेगा ही नहीं। और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी को लेके लेडीज फीमेल में, जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, फोइटालिस मतलब बेबी। इसमें क्या होता है, मदर जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है, मदर आरएच नेगेटिव होती है, और जो फर्स्ट बेबी होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, फर्स्ट बेबी जो होता है वो नॉर्मल होता है, बट जब डिलीवरी होता है ना तो आरएच एंटीजन जो बेबी का होता है मिक्स विथ मदर ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। मदर ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो मदर उस एंटीजन को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडी बना लेती है। वो एंटीबॉडी बना ली तो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। और जब सेकेंड बेबी होगा, मदर प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी फॉर आरएच, और देन सेकेंड बेबी होगा तो सेकेंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव होगा, आरएच इज एंटीजन, तो मदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखी है, तो उस एंटीबॉडी से क्या होगा, उस मदर आरएच को मतलब उसकी बेबी को आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसका वजह से सेकेंड बेबी में डाई, ठीक है। और इस तरीके से हम अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जब हमारा कटता है तो खून निकलता है तो उसे हम रोकना होता है ना, जब वो रोकता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे कि मैंने पहले कहा, मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेसिस है, हर उस बच्चे के लिए जो अभी तक नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। हमें जैसे कि पता है 75% एनसीईआरटी से ही आता है, तो हम कम्प्लीटली मैं एनसीईआरटी बेसिस स्टार्ट करूंगा इस नीट के लिए, और अगले नीट के लिए मैं कम्प्लीटली हर चैप्टर का डिटेल स्टडी कराऊंगा, लेके हर टॉप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को लेके एक कंबाइंड नॉलेज लेके हर चैप्टर का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जब हमारा टिश्यू इंजर्ड होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट्स टूट जाता है। प्लेटलेट्स टूट के रिलीज करता है एक फैक्टर नोन एज प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेनली जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है वो कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता है। कैस्केड मतलब है सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है, सब एंजाइम से। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है इनसोल्युबल, ये फाइब्रिनोजेन को ये थ्रोम्बिन फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जो जहां करते थे वहां से जाली की तरफ फॉर्म कर देता है, ऐसे जाली की तरफ फॉर्म कर देता है, तब यहाँ ब्लड सेल यहाँ रुक जाते हैं और प्रोटीन
बंद, मतलब ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है सर्कुलेटरी पार्ट। सर्कुलेटरी पार्ट में दो टाइप का आता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन वो होता है जिसके मतलब ब्लड डायरेक्टली ओपन स्पेस में फ्लो होते हैं, क्लोज साइनसेस। और क्लोज मतलब हमें पता है हमारा जिसके क्लोज ब्लड वेसल के थ्रू से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। एग्जांपल याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया है आर्थ्रोपोड, मोलस्क और बहुत सारे हैं, और एनिमल और वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके कितने चैम्बर है, कौन से एनिमल के कितने चैम्बर है। जैसे फिश हो गया, तो फिश दो चैम्बर हार्ट होता है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, ओरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी, गिल्स, ठीक है, उस तरीके से फ्लो होता है, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल जो है उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो एम्फीबिया और रेप्टाइल 3 चैम्बर हार्ट है, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इसमें 2 ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। लेफ्ट ओरिकल से और राइट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों सिंगल वेंट्रिकल में जाता है, जिससे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन नहीं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्रोकोडाइल, मैमल्स, बर्ड्स। हमारा में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। हमारा में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ओरिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो हमारा कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। हम आगे पढ़ेंगे हार्ट का चैम्बर और कंप्लीट स्टडी। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, ठीक है। और हमारा ह्यूमन हार्ट, उसका ओरिजिन है मेसोडर्म, मेसोडर्मल ओरिजिन है हमारा हार्ट का। और पोजीशन जो है वो थोरासिक कैविटी में रहता है, बिटवीन द 2 लंग्स और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ का टिल्ट करता है। और जो हमारा कवरिंग है हार्ट का वो पेरिकार्डियम से डबल वॉल से कवर्ड हुआ रहता है, ठीक है। हार्ट जो हमारा पेरिकार्डियम डबल वॉल से कवर हुआ रहता है, वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट अब हम आते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए यहाँ मैं काफी सिंपल सा डायग्राम बना के रखा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली सारा चीजें समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सब मिल जाए। एक छोटे से बड़े इजी डायग्राम मैंने बना के रखा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर, 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ओरिकल ऊपर रहता है, वेंट्रिकल नीचे रहता है, वही मैंने लिखा है 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ये रहा राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से मैंने इसलिए बनाया ताकि कोई भी एक बार भी ये देखे तो उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट ओरिकल का बीच में जो दीवार होता है राइट और लेफ्ट ओरिकल के बीच में, उससे हम कहते हैं, सिंस ये ओरिकल का ही बीच में, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा एट्रियल सेप्टम, ठीक है। उसी तरह से जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार होता है उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि सिर्फ वेंट्रिकल में है तो इसलिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ओरिकल और वेंट्रिकल का बीच में भी एक दीवार रहेगा, उसे हम कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रियम का बीच में, और उसका बीच में दीवार को सेप्टम कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं जो ब्लड फ्लो होगा राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वहां एक ओपनिंग होता है, ठीक है, वेल्व का ओपनिंग। वेल्व वो होता है जो ब्लड फ्लो होने के बाद बैक फ्लो होने नहीं देता है। तो राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो वेल्व होगा उसे हम कहेंगे ट्राइकास्पिड वेल्व। अब चलो याद कैसे रखेंगे, RAT, टी दे दो, देखो राइट ओरिकल और टी देते ट्राइकास्पिड वेल्व, याद इस तरीके से रखिएगा। और जो लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व खुलेगा उसे हम कहेंगे बाइकास्पिड वेल्व, ठीक है, बाइकास्पिड वेल्व। अब उसे याद कैसे रखेंगे, लेफ्ट ओरिकल में होगा बाइकास्पिड वेल्व। बाइकास्पिड वेल्व को भी मिट्रल वेल्व कहा जाता है। एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं कोई, मैं बढ़िया से सारा बुक का समरी निकाल दिया हूँ, आप बस देखते जाइए। अब एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आया, अब ब्लड तो इससे जाना पड़ेगा ना, तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जाएगा थ्रू एओर्टा के थ्रू जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो वेना कवर लेके हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है, राइट ओरिकल में। राइट एट्रियम में जाते ही क्या होगा हमारा, यहाँ से फिर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेलुलर वेल्व ओपन होने के बाद
हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पाल्मोनरी आर्टरी लंग में चला जाएगा, ठीक है। लंग में जाके फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और वो ऑक्सीजन फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पाल्मोनरी वेन हमारा फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में आते ही वो फिर अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरा बॉडी में देना है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से सेम थ्रो एओर्टा के थ्रू से बॉडी में जाएगा। इस तरीके से ये डबल सर्कुलेशन होता है, एक बार लंग से हार्ट में और एक बार फिर हार्ट से बॉडी में। तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, दैट इज फ्रॉम लंग टू हार्ट में जो जाएगा उसे हम कहेंगे पाल्मोनरी सर्कुलेशन, और थ्रू हार्ट से फिर जो बॉडी में जाएगा उसे हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये चीज को हमें अच्छे से ध्यान देना है। अब अगला हम आते हैं आर्टेरीज और वेन में। हमें पता है आर्टेरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पर यहाँ कंफ्यूज मत हो जाएगा, पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, पल्मोनरी वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, ओके, फ्रॉम टू लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी से हमें लगता है ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा, नहीं, जो लंग में कैरी करेगा पल्मोनरी आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ये सारा चीज क्लियर हुआ, कौन सा वेल्व कहाँ है क्या नहीं, ये सब क्लियर हो गया, सिंपल से बताया है मैंने। अब हम आते हैं आर्टेरीज और वेन में। क्वेश्चन कभी पूछ दिया जा सकता है, जो हमारा आर्टेरी होता है, आर्टेरी का जो लूमेन होता है ना, लूमेन मतलब जो सेंटर है जहां से ब्लड जाएगा, ये जो आर्टेरी का लूमेन होता है वो काफी छोटा होता है इन कंपेरिजन टू वेन, जिसमें वेन में लार्ज लूमेन होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, ताकि वेन ज्यादा ब्लड कैरी कर पाए। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक बार बुक से देख लीजिएगा, वहां का लेवलिंग पढ़ लीजिएगा, एंट्रेंस में पूछ सकते हैं एबीसीडी कौन सा क्या पार्ट है। कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया, ये एक बार देखिएगा, आपका सब क्लियर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट बीट जो है हमारा वो कैसे कंडक्ट होता है। हम कहते हैं ना, अरे ये दिल बहुत बुरा चीज है यार, किसी पे लगाओ या मत लगाओ, लगा मत देना, फिर कहीं छोड़ो वो होते रहेगा, लगाना नहीं है, और लगाओ तो भी 2 महीने बाद लगाओ, नीट हो जाए, डॉक्टर बन जाए, फिर नीट लगाओ यार, दिल लगाओ जिससे लगाना है, उसके बाद दिल तुम पे लगाने सब आएंगे, अभी लगाएंगे नहीं, ठीक है। अभी हम दिल के बारे में पढ़ेंगे, चलो। मतलब कैसे ये दिल ढक ढक करता है ना, एक्चुअली ढक ढक नहीं, ये लब डब करता है, हम पढ़ेंगे कैसे लब और डब करता है। कौन अब पढ़ते हैं हम कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम। हमारा हार्ट में जो कंडक्शन होता है, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं, उसके बाद हार्ट में साउंड निकलना शुरू होता है, लब और डब, थ्रू कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जाता है हम देखते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है थ्रू एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये ऑटो एक्साइटेबल है, खुद ब खुद एक्साइट होता है, इसलिए हम इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। पूछते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं। ये क्या होता है, एसए नोड क्या होता है, हमारे हार्ट में इंपल्स ऑटो एक्साइट होते हैं, इंपल्स ये ट्रांसमिट करता है एवी नोड को, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। याद रखिएगा, एसए नोड इज प्रेजेंट इन right atrium in the upper part and AV node is present in the right atrium in the lower part, okay। ये याद रखिएगा, बुक में दिया हुआ है, एंट्रेंस में पूछ सकता है। AV node फिर इंपल्स ट्रांसमिट करता है बंडल लेफ्ट और राइट बंडल में, जो अल्टीमेटली सिग्नल लेके जाता है पर्किंजी फाइबर में, फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो कार्डियक साइकिल हम कहते हैं वो शुरू हो जाता है। यही लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच और पर्किंजी फाइबर को हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट सिस्टम हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अब बोला ना लब लब डब डब, कैसे लब और डब आता है अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल में, ठीक है। कार्डियक साइकिल जो होता है वो 1 सेकंड का साइकिल है, 1 सेकंड याद रखिएगा, और वो 3 पार्ट का कंसिस्ट करता है। 0.1 सेकंड में एक काम होगा, 0.3 सेकंड में एक काम होगा, और 0.4 सेकंड में एक काम होगा। ये तीनों मिला के एक बार लब डब करेगा, एक बार आपका हार्ट बीट करेगा। ये 1 सेकंड का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं, तो पहला 1 सेकंड में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा। वो कितना समय लास्ट करेगा, 0.1 सेकंड। ये क्या होगा, एट्रियम में जब ब्लड आ जाएगा, अब ये ब्लड क्या होगा, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड यहाँ जाएगा, ठीक है। और ब्लड एक बार 0.1 सेकंड के बाद यहाँ चला जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोले तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू होने लगेगा, ठीक है। जब ब्लड यहाँ से यहाँ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और जब ये वेंट्रिकल अब ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा तो ऑब्वियसली ब्लड पीछे जा सकता है। उसका वजह से हमारा जो ये है ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व बंद हो जाता है, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड को बैक फ्लो होने ना दे। ब्लड हमारा यहाँ आ चुका है, ठीक है, बैक फ्लो होने ना दे। और जब ये बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज होता है
तब हमारा साउंड निकलता है क्या, लब, ठीक है। जब भी हमारा पॉइंट 1 एट्रियल सिस्टोल के बाद जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है तब हमारा साउंड निकलता है लब। इसका कैरेक्टर्स देखिएगा एल, लब ना लॉन्गर रहता है, लॉन्गर ड्यूरेशन, लाउडर होता है और ये लो पिच, ठीक है। तो अब हमारा जो एट्रिकुलर सिस्टोल हो गया वो 0.1 सेकंड का लास्टिंग खत्म। नेक्स्ट 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट होता है 0.3 सेकंड के लिए। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड ये क्लोज हो जाएगा, लब साउंड निकलेगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब जैसे ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ में जो ब्लड है वो पंपिंग होना शुरू होगा, जो कि ये एओर्टा और यहाँ से देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू से वो जाना शुरू होगा, जो कि 0.3 सेकंड के लिए लास्टिंग करेगा। 0.3 सेकंड होते होते ये बाद में फिर क्या होता है, वेंट्रिकल जो होता है वो रिलैक्स होना चालू होता है, और जब वो रिलैक्स होगा ताकि ये ब्लड और ये ब्लड इसमें बैक फ्लो ना करे, उसके वजह से यहाँ सेम्युलर बल्ब जो होता है वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से हमारा डब साउंड निकलता है। डब साउंड का कैरेक्टर दैट इज क्लोजर ऑफ सेम्युलर बल्ब। डब साउंड का कैरेक्टर वो डल होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एंड दैट इज हाई पिच अपोजिट टू डेथ, ओके। उसके बाद जो होता है 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल मिलके रिलैक्स मोड में रहते हैं 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है। दोनों अब रिलैक्स 0.4 सेकंड के लिए ब्लड इसमें चलते रहेगा। और फिर उसके बाद 0.4 सेकंड बाद फिर से नेक्स्ट कार्डियक साइकिल शुरू होगा, फिर से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होने के बाद फिर से लब साउंड निकलेगा, फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से ये सेम्युलर वाल्व बंद होने के बाद डब साउंड निकलेगा, फिर 0.4 सेकंड के लिए फिर से रिलैक्स करेगा एंड दिस साइकिल कंटिन्यूअस। और इसी तरीके से हमारा 1 मिनट में 70 to 75 मिनट हार्ट बीट होता है, इंपल्स जनरेट करता है, जो एसएनओ जनरेट करता है। अब आते हैं मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर। इससे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेसिस। अगर कुछ सजेशन हो तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो इस तरीके से बनाऊं। और जिस कमेंट और जो चैप्टर के लिए ज्यादा कमेंट होगा अगला चैप्टर में, अगला वीडियो में उसी चैप्टर के ऊपर इसी तरह एनसीईआरटी बेसिस बनाऊंगा, ताकि जो भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ ले तो भी उसके वजह से एनसीईआरटी वो कवर कर पाए और एग्जाम में नहीं कर पाए। भरोसा है मुझे, इतना करने के बाद आप एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे कंप्लीटली मैंने सब चीज समझा दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है, एक बार कार्डियक साइकिल में। और हमने क्या कहा, 72 to 75 टाइम हम लोग का हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कितना है 70, हार्ट बीट कितना 70 to 75, 70 भी होता है, हम 72 लेके चलते हैं। तो 70 to 72 इक्वल टू 5.25 लीटर, दैट इज एक मिनट में हम लोग का हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है, हम लोग का कार्डियक आउटपुट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईसीजी। ईसीजी मतलब क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब यहाँ देखिए हम लोग जो हार्ट बीट होता है ना, वो हो गया कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट में जो सिग्नल चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हार्ट बीट होने को जो सिग्नल दिया जाता है, ईसीजी इज नथिंग बट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अच्छे से समझिए, आधा तो ईसीजी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ से, जो आप देखे होंगे जब हम कोई पेरेंट्स को किसी को भी हम देखते हैं, आप उसका ईसीजी ग्राफ तो हमें दिखाई देता है ऐसा ग्राफ, ठीक है। इसमें हम 5 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, PQRST, ठीक है। इसका क्या सिग्निफिकेंस अभी मैं बताता हूँ। जो P लेटर है, इनिशियल लेटर जो AP है, ये एक सिग्नल होता है एट्रियल डिपोलराइजेशन। इट इज जैसे सिग्नल, देखो ये सिग्नल है, ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि अब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, आई एम गिविंग द सिग्नल। सो ये सिग्नल देगा, उसके बाद जाके एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, आ गया QRS। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन मतलब एक्साइटेशन। तो यहाँ क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं QRS। उसके बाद जो लास्ट है T, वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, मतलब वो वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट पे आने वाला है, ठीक है। तो ईसीजी का ये यही सिग्निफिकेंस है, ये जैसे सिग्नल है, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का बाद ही जाके अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा, ठीक है, तब जाके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा। तो ये याद रखिएगा कौन सा लेटर क्या सिग्निफाई करता है, एंट्रेंस में बहुत ही पूछा जाता है। अब हम आते हैं, हम लोग जो हार्ट बीट होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट मतलब कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। ब्रेन में हम लोग का मेडुला ऑब्लांगेटा बोल के एक है,
रीजन है वो कार्डियक सेंटर है, हम लोग का हार्ट बीट को, कार्डियक एक्टिविटी को वही कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा थ्रू सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन के मदद से, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के मदद से इंक्रीज करेगा। इसमें क्या है, फिर एपिनेफ्रिन जो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा वो अंडर इमरजेंसी कंडीशन, हम लोग को डर लग गया, हम लोग भाग रहे हैं, पूरा अचानक डर लग गया, इमरजेंसी है, लड़ना है, हार्ट बीट होता है ना, उस समय हम लोग का एपिनेफ्रिन सीक्रेट होता है। और नॉन एपिनेफ्रिन अंडर नॉर्मल कंडीशन में सीक्रेशन होकर हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, वहां एसिटाइलकोलिन की मदद से हार्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे एनसीईआरटी में 4 डिसऑर्डर देख रखा है। मैंने पहले ही कहा कि मेरा ये जो वीडियो है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगले सेशन से मैं कंप्लीटली हर चैप्टर का डिटेल्स स्टडी कराऊंगा, अगला इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को कंबाइन करके, बड़ा ही सिंपल वे में। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को तक पहुंचाए ताकि वो भी देखें एनसीईआरटी का सारा चीज कवर किया मैंने स्पेशली नीट बेसिस के लिए। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो किस चैप्टर के ऊपर बनाऊं। अब पहला आते हैं हम हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब क्या, हाई बीपी। हम लोग का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 180 होता है। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर बताता है, और 80 जो होता है वो रेस्टिंग प्रेशर बताता है, ठीक है। इससे ज्यादा जब वो 140 से ऊपर जब होता है तो हम उसे हाई बीपी कहते हैं, जिससे सिर चक्कर देता है ना, हम कहते हैं वो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है, कोरोनरी आर्टेरी डिजीज, मतलब आर्टेरी का डिजीज है। आर्टेरी में क्या होता है, हम लोग का जो हार्ट में जो ऑक्सीजन मतलब ब्लड सप्लाई होता है, उस आर्टेरी में ये जो है बहुत तरीके कोलेस्ट्रॉल व बहुत तरीके से मिनरल डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। ये डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड इसमें जाना चाहिए था, इसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उतना ब्लड नहीं जा पाता है, डेट इज लेस ब्लड सप्लाई, जिसके वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है, चेस्ट पेन होना शुरू होता है, और इसे भी हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एंजिना। एंजिना को हम एंजिना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, नो एनफ ऑक्सीजन टू हार्ट, ठीक है। अब ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता तो उनका चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसको भी हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कब होता है, जब हार्ट से उतना ब्लड पंपिंग होने में ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पाता, दैट इज नो एनफ ऑक्सीजन टू बॉडी। हार्ट फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बीटिंग, हार्ट स्टॉप बीटिंग, मतलब ठीक है, हार्ट स्टॉप बीटिंग, वो बीट करना बंद हो जाता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट का जो मसल होता है ना, वो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होने का वजह से वो डैमेज हो जाता है, दैट इज हार्ट मसल सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप सबको कहिए, हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो इस बार नीट देना चाहता है और अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं हो, और जिसको एटलीस्ट एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना हो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन 78 to 83 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और मैंने अपनी इस वीडियो पे पूरे एनसीईआरटी को कवर कर दिया है। थैंक यू।